चलिए मेरे बच्चों ना, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग राइटिंग स्किल में थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था पाचन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने सारे एंजाइम के बारे में लगभग पढ़ लिए थे। भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है और कैसे शरीर में पचता है। लेकिन हमने पचने के बाद जो चीजें हमें प्राप्त होती है, जैसे विटामिन मिलता है ना, ये सब सारी चीजों को अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन तंत्र। समझ में आई बात है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना कि श्वसन तंत्र है क्या। देखिए, हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था बाबू कि तंत्र किसे कहते हैं। जब किसी एक काम को करने के लिए बहुत सारे अंग भाग लेते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र। जब किसी एक काम को करने के लिए बहुत सारे अंग भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तंत्र। जैसे श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया को बहुत सारे अंग जब भाग लेंगे ना, जैसे नाक भाग लेता है, सांस लेने के लिए मुंह भी भाग लेता है, लेकिन खासकर हम मुंह को नहीं जोड़ते हैं श्वसन तंत्र के आधार पे। किसको जोड़ते हैं? नाक को। देखिए, सांस लेने के लिए नाक बना है, मुंह नहीं, लेकिन मुंह भा के सांस लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना करेगा नहीं। समझ में ही बात है? देखिए, नाक में बाल सबके होते हैं, नेचुरल है। अगर ऐसा ना हो तो धूल कण आराम से अंदर चले जाएंगे, चले जाएंगे ना। उसके बाद नाक में चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। वो किसको, वो किस कार्य के लिए काम आता है? ऐसे धूलकण जो नाक नाक में उपस्थित बाल रोम जिसको न रोक सके, उसको वह क्या कर सके? रोक सके। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बाबू ना, गेहूं की कटिया में या दौरी ओरी में ज्यादातर मेरे बच्चों कचड़ा ना गर्दन में फंस जाता है, जाके जब थूकते हैं ना तो ब्लैक कलर का निकलता है। अगर बलगम नहीं होता तो सोचो कहाँ जाता हो? सीधे फेफड़े में। समझ में आई बात है? और आपको क्या लगता है, सिगरेट से 4 गुना ज्यादा कैंसर होता है? सिगरेट से कितना गुना ज्यादा? 4 गुना। जो लोग भट्टा पे काम करने वाले होते हैं, सोचिए कितना राबिश उड़ता है, पूरा अंदर जाता है। समझ में आई बात है? जो आप रोड पे चल रहे हैं ना, जितनी भी धूल कर उड़ते हैं ना, सारे नाक के द्वारा नाक में न रुकते, बल्कि चिपचिपा पदार्थ नहीं होता तो कहाँ चले जाते? सीधे फेफड़े में। स्थितियां डैमेज हो जाती। इसलिए नेचर ने बड़ा बढ़िया से काम किया है, नाक में बाल दिया है वो जो बड़े कचड़ों को क्या कर सके? रोक सके। और छोटे धूल के कण को जो बाल के द्वारा नहीं रोके जा सकते, उसको बलगम क्या कर सके? अपने आप में चिपका सके। समझ में आई बात है? जब बलगम की दीवार मोटी हो जाती है और ट्यूबरक्लोसिस नामक रोग हो जाता है बाबू ना, तो वही बलगम की दीवार हमारे शरीर में जाके फेफड़े में क्या हो जाती है? फंस जाती है, चिपचिपा पदार्थ के आधार पर। और बाद में हमारे किसमें, फायरिंग साइट, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोलेस में शायद जाके पूरी तरह से बलगम फंस जाता है, उसमें छिद्र हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बीमारी हो गई टीबी की। किसकी बीमारी हो गई? हमारे देश में एक व्यक्ति थे, जो हमारे देश के तो नहीं थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया। नाम था जिन्ना। नाम क्या था? जिन्ना। किससे मर गया? टीबी से, 1948 में। 1900, एक साल पहले मर गया होता, देश का विभाजन ही नहीं होता। एक साल पहले मरा होता तो देश का विभाजन नहीं होता। समझ? तब टीबी की बीमारी बाबू भयंकर थी, जानलेवा थी। अभी टीबी की बीमारी जानलेवा नहीं है। नॉर्मली आप टीबी की बीमारी से आप इलाज ले सकते हैं अच्छे तरह से। भारत सरकार की एक पहल है टीबी को हराने वाली, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो जाके ब्लॉक पर रजिस्ट्रेशन कराए, महीने का कुछ पैसा उसको खाने के लिए और दवाई बिल्कुल फ्री मिलेगी, है ना। ये सब सारी चीजें सरकार की पहल है। समझ में आई बात है? तो ये सब सारी चीजें समझना है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। आइए समझते हैं ना। श्वसन तंत्र की डिफिनेशन क्या होगी? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में क्या लेता है बाबू? भाग लेता है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र या रिस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आई? आइए, श्वसन तंत्र में होता क्या है? चलिए, श्वसन तंत्र में एक छोटी सी बात पढ़ेंगे ना। हमने मेरे बच्चों श्वसन तंत्र में किया क्या? समझिए, श्वसन तंत्र के अंगक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमने श्वसन तंत्र में किया क्या। चलिए समझिए, श्वसन तंत्र में दो चीज,
कहाँ से शुरू करें? ठीक है, देखते। चूंकि 6O2 लिखते हैं ना, किसमें बदल जाता है? कार्बन डाई 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा। इसको उष्मा बोल देंगे ना, क्या बोल देंगे? देखिए बाबू, बात समझिए ना ध्यान से। हमारे पास जब हम ग्लूकोज लेते हैं और उसके साथ क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो जब हम अंदर ले लेते हैं ना, तो जब वहां से बाहर निकलता है तो किस में निकलता है? कार्बन डाई, और जल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। और उसके बाद इन दोनों के मिलने से हमें 686 कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो किसमें बदल जाती है? उष्मा में। इसका मतलब हम जब तक श्वसन क्रिया करेंगे तब तक हमारा शरीर क्या रहेगा? उष्मा देगा, मतलब गर्म रहेगा। जैसे ही हम श्वसन क्रिया बंद कर देंगे, हमारा शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। दूसरी पहली चीज है तो यह, दूसरी तो रही है ठंडा। अरे जियत है रे बेटा, कहा समझाएं आपके के कितना समझाएं हम, बताओ। तो रही हम जियत है कि मर गए? अरे श्वसन क्रिया जब तक चल रही तब तक आप जीवित है। अब आपकी यहाँ की बॉडी का टेम्परेचर सेम, यहाँ की बॉडी का टेम्परेचर सेम। यह वाला टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, यह वाला टेम्परेचर थोड़ा सा कम। गलती से इससे इसको छुएंगे ना तो आपको हल्का सा ठंडा आभास होगा, ठीक ना? गर्म आभास तभी होगा जब इसका टेम्परेचर इससे क्या होगा? ज्यादा। समझ में आई बात है? गर्दन छुएंगे ना तो हमेशा गर्दन मेरे बच्चों ज्यादा गर्म होगी हथेली के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे नसें मोटी होती है और मेरे बच्चों घर्षण बल क्या लगता है? ज्यादा, जिसकी वजह से नसों में हीटिंग ज्यादा पैदा होती है। पैर के इस भाग को छुएंगे ना तो 90% केसेस में यह भाग ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पे नसें क्या होती हैं? पतली। समझ में आई बात है? अब आप टच करके देख सकते हैं, यहाँ का भाग ठंडा ठंडा है ना। उस नॉर्मल चीजें आप सीख सकते हैं धीरे धीरे, है ना? यहाँ का भाग टच करेंगे तो यहाँ का भाग थोड़ा सा हल्का सा हीट नजर आएगा, यहाँ वाला भाग, क्योंकि यहाँ पर भी नसें क्या है? अधिक मात्रा में, ठीक ना? तो जहाँ पे घर्षण ज्यादा लगेगा वहां पे मेरे बच्चों उष्मा ज्यादा निकलेगी। और जब घर्षण शरीर में बंद हो गया, मतलब आप सांस लेना बंद कर दिए, तो एक बात समझ लीजिए आप लोग कि मेरे बच्चों शरीर क्या पड़ जाएगी? ठंडा। मरने के बाद इंसान की शरीर क्या हो जाती है? ठंडा। और तभी तो गर्म रहती है, इनको कौन समझाए? नहीं, तभी तो बर्फ में नहीं रखते। बर्फ में इसलिए रखा जाता है ना कि बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की जब मेरे बच्चों पूर्ति ना किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में नहीं होती है ना, तो बाहर से ऑक्सीजन जब उसको सड़ाने लगता है ना तो उसको कहते हैं डीकम्पोज होना। समझ में आई बात है? क्या होना? डीकम्पोज। हमारी शरीर नॉर्मल किसी भी व्यक्ति की शरीर 1 हफ्ते में 7 दिन में डीकम्पोज होना पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाएगी अगर मिट्टी पे रख देंगे तो। समझ में आई बात है? कोई भी जानवर मरेगा ना 6 से 7 दिन में ऑटोमेटिक डीकम्पोज, मतलब सड़ के खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा पूरी तरह से। कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जीव, है ना? पर ज्यादा बड़ा होगा तो शरीर भी क्या होगी? बड़ी। तो डीकम्पोज भी होना में थोड़ा सा क्या लेगा? समय लेगा, पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगती है। ठंडा इसलिए रखा जाता है बाबू शरीर को ना, कि शरीर अंदर से न सड़े। बाहर से डीकम्पोज होगी तो ठंडा की वजह से बचा लिया जाएगा, अंदर से भी बचा लिया जाए, इसकी वजह से बर्फ में क्या कर दिया जाता है? गर्मियों के मौसम में ढक दिया जाता है। क्या ठंडियों के मौसम में भी बर्फ से ढका जाता है? नहीं, क्योंकि ठंडियों के मौसम में बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिससे डीकम्पोज कंपोज होने में कोई चीज समय लेगा सड़ने में। इसकी वजह से ठंडियों में 1 आध दिन तक वैसे ही मिट्टी को रख दिया जाता है, लाश को ऐसे ही क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। आप सोच सकते हैं बाबू ना कि डीकम्पोज से बचाने के लिए सिर्फ आप ऑक्सीजन से बचा देंगे ना किसी भी चीज को, तो सड़ेगा ही नहीं। दरवाजा बंद करो। ऑक्सीजन सिर्फ नहीं रहेगी ना तो कोई चीज सड़े गलेगा कभी नहीं। ऑक्सीजन की वजह से ही कोई चीज सड़ता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी आग लगेगा, बिना ऑक्सीजन के आग लगाना संभव नहीं है। ये सब सारी चीजें समझने जैसी बातें है ना। आप समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति की लाश को ना अगर बर्फ में रख दिया जाए ना तो कई 100 साल तक आराम से रह जाएगी उसी तरह से, कई 100 साल तक। हमारे गांव में एक अंकल थे, एक्सपायर कर गए थे हाल ही में ही।
उनकी मिट्टी विदेश से करीबन 1 महीने से ज्यादा लग गया था आने में, पूरी तरह से फ्रेश थी, पता ही नहीं चल रहा था। समझ में आई बात है। पर वहां के लोगों ने जो ताबूत में बंद किया था ना, उन्होंने कहा था कि आप इनको खोलिएगा तो 4 घंटे के अंदर में इनका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। समझ में आई बात है, क्योंकि जब ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी 4 घंटे के अंदर। सोच लो कि मिस्र के लोगों ने, मेरे बच्चों, मिट्टी को बचाने के लिए कितना बेहतर दिमाग लगाया था, ताबूत में बंद करना शुरू किया था, मम्मी बनाना, है ना। 68,000 साल पुरानी मिट्टी आज भी वैसी की वैसी अगर मिलती है कहीं तो कितना बेहतर तरीके से पैक किया रहा होगा। समझ रहे, तो ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ से मेरे बच्चों ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूटकर इस आधार में बदल जाता है। यह हमारे पास मेरे बच्चों अगर बात करेंगे तो क्या है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। यह है मेरे बच्चों ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। समझ में आई बात है। यह हमारे पास कार्बन डाई ऑक्साइड, यह है हमारे पास जल। और यह मेरे बच्चों हमारे पास चूंकि एनर्जी है किसके रूप में, ऊर्जा है किसके रूप में, उष्मा के रूप में। वो जब भी ऊर्जा बनेगी तो क्या पैदा होगी, उष्मा। और ऊर्जा बनने के लिए घर्षण जरूरी है। समझ में आई बात है। नसों में किसका घर्षण, ब्लड का घर्षण क्या पैदा करेगा, उष्मा। क्या पैदा करेगा, उष्मा। जब घर्षण रुक जाएगा तो उष्मा बननी बंद हो जाएगी, शरीर क्या पड़ जाएगा। अभी तो हमने कहा था ठंडा, बुचिया चेक कर रही थी हमारा ठंडा है कि गर्म। चलिए आगे चले बाबू। देखिए श्वसन क्रिया है क्या, श्वसन क्रिया क्या है, समझिए। शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य प्रकार की गैसों को अंदर लेना, पर अन्य गैसों का कोई काम नहीं होता, इसलिए उसको वैसे के वैसे क्या निकाल देना, बाहर। लेकिन ऑक्सीजन को मेरे बच्चे तोड़कर अन्य कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देना, मतलब मेरा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कुछ भाग उसका टूटेगा और अंदर किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। मेरे बच्चों इस ऑक्सीजन का कार्य कौन करता है, तो कहेंगे सर जी माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है। कौन ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका में पाए जाने वाला एक अंगक है जो क्या करता है, आंतरिक श्वसन का कार्य करता है, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिका में चाहिए हमारे छोटे छोटे सेल में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो हमारे छोटे छोटे सेल में ऑक्सीजन कौन ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आई बात है। आइए आगे समझते हैं, लिखेंगे हमारे पास ब्रीदिंग, लिखिए बाबू, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब होता है स्वच्छो सांस, स्वच्छो श्वास। क्या होता है बाबू, देखिए स्वच्छो श्वास का मतलब ना ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कहाँ निकाल देना, बाहर। दोनों क्रियाओं को मिलाकर क्या कहते हैं, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कितने तरह के बाबू, 2 तरह के। स्वच्छ श्वास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक तो मेरे बच्चों हम जिसे अंदर लेते हैं, और एक तो दूसरा हम जिसे क्या निकालते हैं, बाहर। अंदर लेने को बोलते हैं इनहिलेशन। क्या बोलते हैं, इनहिलेशन। इनहिलेशन मतलब निश्वास, निश्वास, ठीक ना। या श्वास में इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, क्या होता है, निश्वास, निश्वास, निह नहीं निश्वास, और दूसरा होता है निश्वास। ठीक ना, निश्वास और निश्वास 2 चीज है। इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको इनहिलेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक ना, आइए इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख दिया जाए। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक ना। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है, समझिए। निश्वास का मतलब ना सांस को कहां लेना, अंदर की तरफ। सांस को कहां लेना,
सांस नहीं समझिएगा, सास ससुर वाली बात नहीं है। श्वास को क्या करना, अंदर लेना। अंदर लेते समय हम क्या क्या अंदर लेते हैं बाबू, O2। क्या अंदर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कितने % ऑक्सीजन है, ठीक ना। इसके साथ साथ हम और एक गैस लेते हैं जिसका नाम है CO। पूरे ब्रह्मांड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। और उसके साथ हम मेरे बच्चों एक और गैस लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं बताइए ना, N2। क्या लेते हैं, N2 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78%। देखिए रागनी बेटा, ए लला, आई देखा लिखे में कौ सेकंड लगी। देखिए वहां से देख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना, लेकिन आप थोड़ा सा रुक जाइए। लिखते रहेंगे ना तो हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, समझ रहे हैं आप लोग। नोट करने में कोई फायदा विशेष नहीं है, आप वैसे भी सीख सकते हैं। क्या हमने लिखा, थोड़ी सी हमने समीकरण लिख दिया जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को किसमें बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उष्मा में, है ना। इतना ही हमने लिखा ना, इसमें कितना ज्यादा भारी था लिखना, मत लिखिए, जाने दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अभी हम आपको लेटर में समय देंगे पूरा ना। चलिए, हमने कहा था कि जब आदमी अंदर सांस लेता है, श्वास को कहाँ लेता है, अंदर, तो कौन कौन सी गैस लेता है, पहले तो ऑक्सीजन लेता है। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में कितने % है, 21%। तो हम इसी के आधार पर सीखेंगे। हम पूरे ब्रह्मांड में 21% का मतलब पूरे ब्रह्मांड का ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बटने के आधार पर कितने % ले रहे हैं, 21% तो ले ही रहे हैं। क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में घुलनशील है, एक दूसरे के साथ घुल गई हैं, तो हम जब लेंगे तो परसेंटेज के आधार पर ऐसे ही लेंगे। और टोटल मिलके मेरे बच्चों बताओ कितना % बनेगा, लगभग 99%। कितना %, 99.03%। बाकी 1% पे और गैस है, हीलियम, हाइड्रोजन, वो हमारे सतही भाग पर नहीं पाई जाती, वो हल्की गैस होती है, इसलिए हमारे किस भाग पर पाई जाती है, क्षोभ मंडल से ऊपर, क्षोभ मंडल से ऊपर। बात समझ में आई क्या, हमने लेते समय ये सब सारे चीजें अंदर हमने ले लिया। अच्छा एक बात बताइए, शरीर में किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की। क्या लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, क्या नहीं। क्या नाइट्रोजन की जरूरत, तो नाइट्रोजन की जरूरत तो कैसा हूं नहीं है। एक चीज की जरूरत है, एक हमारे शरीर में मेरे बच्चों ना और गैस लगती है जिसे हम लोग कौन सी गैस बोलते हैं, हीलियम। कौन सी गैस बोलते हैं, वैसे तो हम हीलियम यहां से नहीं लेते हैं, वैसे तो हम यहां से हीलियम नहीं लेते, लेकिन जब कोई व्यक्ति ना, जैसे गोताखोर लोग जो होते हैं, गोताखोर आप लोग जानते हैं, नदी उदी में डूब कर लाश उस निकालने का काम, या फिर गोताखोर का मतलब ना ऐसी जगहों पर डुबकी लगाना जहां पे अंदर जाकर डीप में जाकर कुछ चीजें पता लगाना होता है, तो वैसे लोगों को बोलते हैं गोताखोर। क्या बोलते हैं, गोताखोर। ऐसे लोग मेरे बच्चों ना ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस को अंदर लेते हैं जिसे हीलियम बोलते हैं। हीलियम गैस ना ऑक्सीजन को क्या बनाती है, पतली, क्या बनाती है, थोड़ी सी पतली। जो वायुमंडल से गैस बोतल में भरी जाती है वो प्रेशर की जाती है। इंटर में पढ़ेंगे जब दाब बढ़ाएंगे ना, क्या बढ़ाएंगे, दाब, तो गैस का द्रव्य विलयन में ना मॉलिक्यूल्स अधिक मोटे बन जाएंगे, थिक बन जाएंगे। उसी को पतला करने के लिए मेरे बच्चों ना हीलियम गैस उसमें मिला दिया जाता है, ताकि गैस क्या हो, थोड़ी सी पतली हो जाए, जिससे हम सांस ले सके। बात समझ में, अभी आगे बता देंगे इसको, आगे बता देंगे। तो हमने कौन सा लेना है, ऑक्सीजन। इसके साथ साथ हम गलती से कौन ले लेते हैं, कार्बन डाई, और गलती से कौन ले लेते हैं, नाइट्रोजन। इनका हमारे शरीर में जाते वक्त कोई काम नहीं है, हमने लेने को तो ले लिया, लेकिन वापस भी तो छोड़ेंगे, क्योंकि हम सांस लेते हैं और सांस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। एक बात बताइए ना, अगर हम सांस लेने और छोड़ने की बात करें, तो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं बाबू ना, उसको पूरी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, जो किसमें बाद में टूटेगा, कार्बन डाई। तो हम ऑक्सीजन तो लेते हैं 21%, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ते कितना है बाबू, 17%। 4% खा गए, 4% किसके लिए खा गए, एनर्जी के लिए, क्योंकि हमें कैलोरी में ऊर्जा तो बनानी है ना, और बाद में वही ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, उष्मा में बदल जाएगी। जहां भी ऊर्जा बनेगी बाबू, उष्मा बनना एकदम पॉसिबल है। समझिए, आप समझिए ना कि हमने लाइन दे दिया पंखे में, किसमें दे दिया, पंखे में, और पंखे में लाइन ना विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में। बनी तो ऊर्जा ही ना, पंखा को टच करेंगे तो गर्म होगा,
पंखा को टच करेंगे तो कैसा होगा, गर्म, हीट होगा। आप कुछ भी करिए, अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां उष्मा ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ में बात है? हीटर अच्छे से जानते होंगे, हीटर विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल देते हैं, उष्मीय ऊर्जा में। अगर वहां उष्मा है तो गर्मी तो होगा करेगी। बल्ब जला के देख लीजिए, चाहे 0 वाट का हो चाहे 500 वाट का, टच करेंगे तो गर्मा महसूस होगा। गाना नहीं गा रहे हैं बल्ब जला लो 0 वाट का, ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉर्मली समझा रहे हैं उष्मा बनना। आइए, है ना, कोई गाना नहीं सुनते हैं बाबू, ऐसे ही जाते जाते कोई सुना देता है सुन लेते हैं, हम मार के भगाएंगे थोड़ी किसी को, मत सुना मत सुना। बहुत तुम जो गाना सुनी वो कोई नहीं सुना होगा। आइए, तो ऑक्सीजन लिया कितना परसेंट, 21%, छोड़ा कितना परसेंट, 17%। 4% खा गया, लेकिन खा के किसके रूप में बदल दिया, कार्बन डाई। पहले CO2 कितना था हमारे पास, 0.03%, अब 4 क्या हो जाएगा, 0.3%। और हमारे पास हमारे शरीर में नाइट्रोजन की कोई जरूरत है नहीं है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या करेगा, नाइट्रोजन को पूरा की पूरा क्या निकाल देगा बाहर, कितना परसेंट, 78%। अभी भी सभी जोड़ेंगे ना तो इनके योग के क्या आएगा, बराबर। इसका मतलब जितना लिया है उतना ही क्या निकाला है बाहर। और लेने और देने में बस एक ही चीज बनता है जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा। क्या बनता है, ऊर्जा, और इसका कोई कार्य होता नहीं है। तो यह प्रक्रिया इस हिसाब से चलती रहती है। नोट करेंगे अब आप लोग, नोट कर लीजिए, हेडिंग डालेंगे थोड़ा सा, एक टॉपिक का नाम प्रमुख श्वसन, प्रमुख श्वसन अंग ना। देखिए समझेंगे ना, इसके लिए हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस हम छोटा सा टॉपिक का नाम डाल दे रहे हैं। हमने कहा ना बाबू कि वह सारे अंग जो खास कर ना श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। आइए शुरू करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम के साथ शुरू करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम के साथ शुरू करेंगे, है ना। क्या हुआ, सुंदर लग रहा है, आप लिए मैडम जी लग रही हैं, मैडम जी टकली कब से हो गई जी, बाल जमा रहे हैं, मैडम जी नहीं लग रहा है, आंतरिक भाग में किया कहां से आ गई। चलिए शुरू करते हैं, हमारे पास मेन पार्ट। सबसे पहला हमारे सांस लेने का भाग होता है नाक से। कहां से होता है, क्योंकि आप लोगों का जवाब होगा बाबू कि हम मुंह से भी तो सांस ले सकते हैं, मुंह से क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, मुंह से नहीं सांस ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं, मुंह से सांस लेवा तो मर जीवा, ले सकते हैं ना, मुंह से सांस तो ले ही सकते हैं बच्चों, नहीं ले सकते हैं, एकदा काहे बतिया रहे हो, बकुला तू तो सुन रहा है रे बाबू, देखो काहे बतिया रहे हो, कनवा में घुस जा रहे हो, बैठ जा कनवा में उसके जाके। अरे हम लड़कियों को झूठा ही दोष देते हैं, हमारी बच्चियां एक को बात नहीं करती हैं, एक को भी बात नहीं करती हैं, खाली तू लोग बतियाता रहे। 10 में तू लोग और इंटर में 2 ठेवरी है, हम उन दोनों को हस्बैंड वाइफ मान लिए हैं। अब मनवा नहीं करेगा जी, अपने में बतिया के पता नहीं कहां से गा, अब दुगो लड़का है सब जी, क्या बोल दिए कि शादी ब्याह कर लो आपस में। देखो सरकार भी छूट दे दी है समलैंगिक विवाह की,
हाँ, लड़का लड़का शादी कर सकता है, इतना बतियाता है फोनों पे, उतना ही बतियाता है साहब दोनों। बीमारी है कि ठीक है कि कम से कम क्या, नाक से हमारी श्वसन क्रिया शुरू होती है, मुंह से हम श्वसन क्रिया नहीं बल्कि हम भोजन को ग्रहण करने की क्रिया करते हैं, पर ले सकते हैं। मुंह से सांस लेना ज्यादा सुरक्षित होता नहीं है, ज्यादातर नाक से ही सांस लेना सुरक्षित होता है। जो लोग नाक और मुंह से दोनों तरह से सोते समय सांस लेते हैं ना, वो खराटा लेते हैं। क्या करते हैं? अगर नाक और मुंह दोनों से सांस लिया जाएगा ना, तो हमारे नाक और मुंह में उपस्थित ना टॉन्सिल के नीचे एक छिद्र होता है। क्या होता है? टॉन्सिल के नीचे छिद्र। नाक से सांस लेंगे तो नाक का रास्ता खोलेगा, और मुंह से सांस लेंगे तो किसका रास्ता खोलेगा? किसका रास्ता खोलेगा? मुंह का। उसकी वजह से वहां से एक वॉइस निकलती है जिसे कहते हैं खराटे ले रहा है। क्या ले रहा है? खराटे। समझ में बातें कैसे करके लेता है कस के, या इससे भी सांस लेगा और मुंह से। टाउंसिल टाउंसिल के नीचे ना एक छिद्र होता है जो दोनों तरफ खुलता है ना, इसलिए वाइब्रेट करके बजता है। समझ में आई बात है? नॉर्मल सी बात है, समझिए। तो देखिए, नाक से सांस लेने के लिए हमारे पास नाक में छिद्र होता है। नाक में क्या होता है? छिद्र, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नसा छिद्र। नसा छिद्र, ठीक ना? क्या बोलते हैं? नसा छिद्र, ठीक ना? उसके बाद ए बेटा, टाउंसिल के यहां से, यहां पर टाउंसिल लटका होता है। आप गर्दन में देखेंगे ना, तो यहां से एक छोटा सा भाग लटका होगा। टाउंसिल का कार्य क्या है? सांस लेना बार बार चलता रहता है। अगर उसके बीच में, इसके बीच में अगर आप भोजन कर रहे हैं ना, बेटा सुनिए ना, इसके बीच में आप भोजन कर रहे हैं, तो सांस को भी अंदर जानी चाहिए और भोजन को भी अंदर जाना चाहिए। तो जब सांस अंदर जाती है ना, तो भोजन को टॉन्सिल क्या कर देता है? लटका के रख लेता है। गजर गजर लेके घोट नहीं सकते हैं, घोटेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए टाउंसिल का कार्य क्या है? भोजन में अटैच होकर भोजन को क्या कर देना? होल्ड कर देना, कि सांस का थोड़ा सा पार्टिकल हमारे फेफड़े तक पहुंच सके। वरना देखिए ना, सोचिए कभी कभी बहुत प्यास लग जाता है, दबा के पानी पीते पीते अपनाने लगते हैं, है ना? लेके घटर घटर मारेंगे, सांस लेना भुला जाएंगे, अपना जाएंगे नहीं अपना जाएंगे, खतरनाक अपनाते होंगे। और कौस के प्यास लगा होता है तब, खाते समय ऐसा हो नहीं सकता, खाली पानी पीते समय होता है। अब पानी पी के कोई अपना के मर जाए तो कैसी न्यूज बनेगी? प्यास के कारण पानी पीते हुए व्यक्ति की गई जान। आई के देखी। हे बेटा, हे बेटा सुनिए, नाक के पीछे टाउंसिल के नीचे एक रास्ता होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नसा कपाट। क्या बोलते हैं? पहला तो नसा छिद्र हो गया, दूसरा नसा कपाट। नसा कपाट, ध्यान दीजिए ना, नाक के वाले छिद्र को नसा छिद्र, टाउंसिल के पीछे जो छिद्र होता है नाक से निकला होता है ना, उसे नसा कपाट। उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो क्या है यह? फायरिंग्स। क्या नाम है इसका? इंग्लिश में फायरिंग्स लिख देते हैं। फायरिंग्स, फायरिंग्स। इसके छोटा सा नीचे होता है लायरिंग्स। पक्षियों में होता है सायरिंग्स। पक्षियों में क्या होता है बाबू? सायरिंग्स। हम समझिए, हमारे अंदर होता है लायरिंग्स, पक्षियों के अंदर क्या होता है? फायरिंग्स। देखिए, लायरिंग्स में ना आवाजें स्वीट मतलब मधुर हो सकती हैं, लेकिन लायरिंग्स सायरिंग्स में ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए पक्षियों की आवाज ना कान में ज्यादा चुभती है। अब ये मत सोच लेना बाबू की कोयल की आवाज मीठी होती है, ये सब खाली लोगों की सुनने की ध्वनि है। खाली लोग मेरे बच्चों ट्रेन की आवाज सुन लेंगे ना, कहेंगे कितनी अच्छी आवाज है, जनरेटर की सुन लेंगे कितनी अच्छी आवाज है। खलियरों का काम है ना कोयल की आवाज सुन के कहना अच्छी आवाज है, कौन अच्छी आवाज नहीं है। अगर आप व्यस्त हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं ना, कान के पीछे कोयल आके बोले ना, लिया उतरे, अब वो पका देते हैं उसको, चिकन लेग पीस, कौवा बिरयानी बना दो। अरे लेग पीस तो होगा करेगा, छोटा लेग पीस है, पर लेग पीस तो है ना। लेग पीस मतलब टंगरी का भाग। आइए, हमारे में क्या होता है? लायरिंग्स। ए बेटा
बात ध्यान सुनिए, लायरिंग्स में मेरे बच्चों ना, लायरिंग्स की वजह से ही ना हमारी आवाज आती है। किसकी वजह से? लायरिंग्स। लायरिंग्स नहीं होगा तो आवाज निकालना संभव नहीं। कभी कभी ना कुछ व्यक्तियों को ना यहाँ पे कैंसर हो जाता है लायरिंग्स के पास, उसका ना काट के लायरिंग्स वो निकालना पड़ता है, फिर जिंदगी भर वो कभी बोल पाता नहीं है। जीभ से सिर्फ ध्वनि को परिवर्तित किया जाता है शब्दों में, लेकिन लायरिंग्स के द्वारा वॉइस निकलती है, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। लायरिंग्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। समझ दूसरी भाषा में, वॉइस बॉक्स। यह नहीं होगा तो आवाज बाहर नहीं आएगी। जीभ और होठ और दांत का काम है ना मेरे बच्चों, स्वर और व्यंजन को मिलाना। समझ में आई बात है? इसलिए कभी जीभ को हम लोग ना लिप स्वर बोलते हैं, लिप व्यंजन बोलते हैं, दंत स्वर बोलते हैं दांत वाले को होस्ट बोलते हैं। समझ में आई बात है? जीभा को जीभ वाला बोलते हैं। तो इस सब का काम है मेरे बच्चों स्वर को मेंटेन करना। अगर आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है तो जो लिप वाला स्वर है ना वो बोल नहीं पाएंगे। जीभ काट दी जाए तो बहुत सारी चीजें आप बोल नहीं पाएंगे, आ ऊ करके पटा जाएंगे। समझ में आई बातें हैं? हाँ, तो न नीचे से नहीं, नहीं ऊपर से। ट ट ऊपर से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? ऊपर वाले भाग को हम लोग शायद बोलते हैं हरस्व, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है ज्यादा डिटेलिंग, उसके बारे में बात है। नहीं, ट ऊपर से ट ट यहाँ से टच होता है ऊपर वाले तालु से। तालु तालु बोलते हैं ना, तालु से टच हो रहा है तो दूसरा। अब इसके बाद एक और चीज आता है बाबू ना, इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? देखिए कहां से, नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रेकिया। यह किसके लिए है? यह बर्ड के लिए है, ये ध्यान मत देना ज्यादा, ठीक है? सुनिए, बहुत सारे जीव हैं बाबू ना जो ट्रेकिया से भी क्या लेते हैं? सांस। आर्थ्रोपोडा जगत के 95% जीव, आर्थ्रोपोडा जगत क्या है? ऐसे जीव मेरे बच्चों ना जिसके चार या चार से अधिक पैर हो, चार नहीं चार से अधिक क्या हो? पैरों की संख्या हो, जिसके हड्डी ना शरीर के त्वचा से क्या हो? बाहर। त्वचा बाहर ना हो बल्कि हड्डियां ही क्या हो? बाहर। आप मेरे बच्चों केकड़ा को देख लीजिए, ऊपर मांस होती है क्या? ऊपर हड्डी होती है। आप कोई भी जीव, छोटे छोटे जीव देख लीजिए, जैसे काकरोच वोकरोच, हड्डी ऊपर होती है, मांस हड्डी के नीचे। इतना तक कि चूंटी चूटा सब में हड्डी कहाँ होती है? ऊपर। ऐसे जीव ना मेरे बच्चों किस जगत के होते हैं, किस किंगडम के होते हैं? आर्थ्रोपोडा। किसके होते हैं? आर्थ्रोपोडा। और 99% आर्थ्रोपोडा के जीव मेरे बच्चों किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। यहाँ पे छेद होता है, मुंह से सांस नहीं लेते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं। हमें नहीं पता था, हमने एक मधुमक्खी का सर ही तोड़ दिया यह जानने के लिए कि लिखा था ना कि एक मधुमक्खी होती है ततैया, का पीली वाली मधुमक्खी को ततैया बोलते हैं, है ना? पीली वाली जो काटती है हाड़ी ना, उसको ततैया बोलते हैं। खतरनाक चढ़ता है उसका, सबसे डेंजर उसी का चढ़ता है। लिखा था ना कि ततैया को गर्दन टूटने के 24 घंटे तक जीवित रह सकती है। हमने कारण नहीं जाना था, बस प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, मुड़ी तोड़ के प्रैक्टिकल कर दिए, जीवित रह गई। अरे पकड़ के मुड़ी तोड़े थे बाबू बढ़िया चिमटी से, का बतिया रहे हैं? रिस्क लेना है लेकिन बजा के। समझ में बात है? मुड़ी तोड़ दिए, जीवित तो रह गई हो ना। अब थोड़ी दिन बाद जब पढ़ते पढ़ते पता चला कि एक्चुअल में वो मुंह से सांस ही नहीं लेते, मुंह से सांस लेते तो गर्दन तोड़ने के बाद मर जाते तुरंत, ऑन द स्पॉट वहीं पे। लेकिन मेरे बच्चों वो मुंह से सांस नहीं बल्कि कहां से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। यह वाला भाग देखिए, सब में यह वाला भाग होगा खाली स्थान यहाँ से यहाँ के बीच में, यह किसका भाग है? ट्रेकिया का। आपको यहाँ पे छेद कर दिया जाए और पाइप लगा दी जाए ना, तो आप यहाँ से भी सांस ले सकते हैं। जिसको भी थ्रोट कैंसर होता है ना, वो कहां से सांस लेने के लिए छेद बना दिया जाता है? ट्रेकिया से सांस लेने के लिए क्या बना दिया जाता है? छेद। नॉर्मली सांस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पे सिगरेट भी पी लेते हैं, यहाँ से छेद करवा के यहीं से सिगरेट पीते हैं, यहीं से लगा के सिगरेट मार देंगे यहीं से। अरे खींचना ही तो है, धुआं ही तो अंदर जाना है। अरे भाई देखिए, उन लोगों की बात अलग है, जरूरत कुछ नहीं है। एक आदमी था ना, एलियन बनने के चक्कर में अपनी 2 उंगली कटवा दिया यहाँ से पीछे से, ठीक ना? शरीर में ऐसा ऐसा जगह कट मरवाया, नाक को कटवा दिया था यहाँ से पूरा, एलियन बनने के चक्कर में। बाद में तो बड़ा स्टार हो गया, फेमस हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद ना लोग उससे ना थोड़ा सा मतलब दूर जाने लगे, नफरत करने लगे। भाई कोई भी चीज ना शुरू शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन बार बार जब वो आपके सामने आए ना तो अच्छी लगती नहीं। याद करिए, बहुत सारे ऐसे भोजन है जो लाइफ में एक आध बार मिलता है साल भर में खाने के लिए, मजा आता है, लेकिन रोज दे दिया जाए तब वो मंचूरियन,
मैं नॉर्मली भाषा में बोल दूं कि मंचूरियन आपको अच्छा लगता होगा खाने में सभी को, लेकिन एक बात बता दूं, अगर मंचूरियन आपको ज्यादा दे दिया जाए ना तो फेंक देंगे। मैं मार्केट से मंचूरियन नहीं बल्कि घर पे मंचूरियन बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, वही फ्लेवर में सब कुछ उसी में, लेकिन ना 2 प्लेट से ज्यादा खाने में ना 25 से 30 पीस खाने में ना उसके बाद पता चल जाता है कि एक्चुअल में अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अजब से ना पात गोभी का फ्लेवर अजब से आएगा ना कि खाने का मन ही नहीं करेगा। मार्केट में क्या लगता है 20 से 30 रुपए आप खर्च करेंगे, थोड़ा सा खा लेंगे चले जाएंगे ना, कोई भी चीज आपको जब ज्यादा मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, समझिए। तो ट्रेकिया से भी सांस लिया जा सकता है। आर्थ्रोपोडा जगत के जीव किससे सांस लेते हैं बाबू? ट्रेकिया से। मधुमक्खी मधुमक्खी किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। उसके बाद इस रास्ते को आगे बांट दिया जाता है। अब देखिए, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? इसको दोनों भाग को ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इंग्लिश में है सब नाम ना। इस दोनों भाग को क्या बोलते हैं बाबू? ब्रोंकाई। ट्रेकिया के बाद 2 हिस्से में जब बढ़ती है लाइन तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और जब ब्रोंकाई छोटे छोटे और लाइनों में बढ़ जाती है बाबू ना तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलेस। और यह ब्रोंकियोलेस मेरे बच्चों बाद में जाकर ना ऐसे ऐसे वायु कोष्ठक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वायु कोष्ठक का निर्माण। इसको बोलते हैं एल्वियोली। ब्रोंकाई या ब्रोंकाई है या ब्रोंकियोलेस है? ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस, यह वाला ब्रोंकियोलेस, और यह इस वाले भाग को हम बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू ना, इसी के अंदर मेरे बच्चों फुफ्फुस धमनियां होती हैं, ठीक ना। अब इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर खींच देते हैं, ठीक है। ये हो गया लंग्स। क्या हो गया? लंग्स। पूरी तरह से फेफड़ा बन गया। पूरी तरह से फेफड़ा क्या हो गया? फेफड़ा एक संयोजी ऊतक तथा कुछ खास तरह के ऊतकों का बना होता है। यह हमारे मांसपेशी से टोटली अलग होता है। बात समझ में आई क्या? इसी में मेरे बच्चों पूरी तरह से स्थितियां होती है। इसी के नीचे एक छोटी सी और संरचना है, छोटी सी और संरचना है। इसका क्या नाम है बाबू? डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम। देखिए, डायाफ्राम टूट गया तो आदमी मर जाएगा, पर आदमी मरेगा, महिला नहीं। डायाफ्राम टूटा तो आदमी मरेगा, महिला नहीं। हम आदमी बोले, महिलाओं में डायफ्राम के अलावा भी सांस लेने के लिए उत्तरदायी होता है रिप्स, पसली। क्या उत्तरदायी होता है? क्योंकि मेरे बच्चों जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी ना तो डायफ्राम ऊपर की तरफ दब जाता है, तो अब वह मेरे बच्चों किसको धक्का नहीं दे पाता है? फेफड़े को धक्का नहीं दे पाता। 80 से 82% मेरे बच्चों कार्य डायफ्राम का होता है श्वसन क्रिया करने के लिए। 80 से 82%। यही मेरे बच्चों हार्ट को नीचे से पुश करता है। समझ में बात है? यह कब्बो मेरे बच्चों ना हवा को पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन मिलाता है। कहते हैं ना कि हमारे ऑक्सीजन को या फेफड़े में श्वसन क्रिया में सिर्फ एक ही चीज होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना, पर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजने का काम एक कभी नहीं करता है। समझ में आई बात है? इसका काम क्या है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देना। ऑक्सीजन को किसमें मिला देना? ब्लड में मिला देना। पर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड के साथ भेजने का काम हमारा हृदय करता है। समझ में आई बात है? हार्ट करता है। बात समझ में आई? भाई पूरे शरीर में कैसे जाएगा? जब हृदय उसको धक्का देगा 120 से, पूरा शरीर में चला जाता है। समझ में आई बात है? तो इसलिए हमारे शरीर में ब्लड को पूरी तरह से सर्कुलेट करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? हृदय। बल्कि यह सिर्फ ऑक्सीजन को किसमें मिला देता है? ब्लड में जाके मिला देता है। तो डायफ्राम का क्या काम है? फेफड़े को पुश करना, धक्का देना, ताकि यह क्या कर सके? सांस को ले सके, सोख सके, ऑक्सीजन को ले सके, सोख सके। लेकिन महिलाओं में कार्य तो करता ही है, लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो डायफ्राम साइड हो जाता है, क्योंकि उदर के ही द्वारा मेरे बच्चों प्रेगनेंसी में बेबी का बनना स्थित होता है।
वहां पे मेरे बच्चों ना रिप्स काम करती है महिलाओं को फेफड़े को क्या करने के लिए, दबाने के लिए और पचकाने के लिए। गलती से अगर डायफ्राम टूट गया तो 99% केसेस में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत। क्योंकि मेरे बच्चों फेफड़ा पुश और अप कार्बन नहीं करेगा, ऑक्सीजन को सोखवा नहीं करेगा, इंसान ऑक्सीजन लेबा नहीं करेगा, और ऑक्सीजन नहीं लेगा तो टाइम टाइम मछली हो जाएगा। समझ रहे हैं बातें, ये सब सारी स्थितियां होती हैं। तो कितने भाग होंगे, नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली, और उसके नीचे क्या चीज है, डायाफ्राम। इतने सारे अंगक मेरे बच्चों श्वसन क्रिया में भाग लेते, और सारी चीजें इसमें पढ़नी है। अभी तो हमने अंग पढ़ा, अभी वैसे सारे जीव पढ़ने हैं ना जो अलग अलग तरह से भाग लेते हैं, सांस श्वसन क्रिया में अलग अलग से उसके अंग काम करते हैं। जैसे ए बेटा, जैसे केचुआ किससे सांस लेता है, त्वचा से। मेढक किससे सांस लेता है, तीनों तरह से। मेढक किससे सांस लेता है, तीनों तरह से। मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से। व्यक्ति मतलब मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। नाक तो मार्ग है बेटा, श्वसन मार्ग, श्वसन अंग फेफड़ा है। समझ में आई बात है। अच्छा बताइए, एक कोशिकीय जीव किससे सांस लेते हैं, हाँ, उसका एक नियम है विसरण विधि, जिसको कहते हैं चूसना। समझ में आई बात है। वही मेरे बच्चों बताइए ना, और सारे जीव, कीट पतंग किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से। अभी तो हमने कहा ना कीट पतंग किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से। सारी चीजें आप लोगों को पता है तो उसको भी लिख लेंगे हम लोग ना। पहले लिख लीजिए इसको, फिगर बनाइए, लिखिए।